मार्केट ने तो बहुत अच्छी रिकवरी दी है, लेकिन उसमें एक सेक्टर जो केबल्स एंड वायर सेक्टर, वो अभी बड़े प्रॉब्लम में आ गया है। क्यों? क्योंकि जो परसों बात हुई थी कि भाई अदानी एंटर हो रहे हैं वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री में, और उसके वजह से आप देखो किस तरह से स्टॉक गिरे हुए। कल पॉलीकैब की ये सब ले लो 10 से 13% के आसपास गिरे थे। सभी आरआर केबल, हेवल्स ले लो, सब ओवरऑल सभी डाउन ट्रेंड में। अभी क्या करना है, क्योंकि दो बड़े प्लेयर, एक महीने पहले बिरला ने एंट्री ली, अब एक महीने बाद अदानी ने एंट्री ली। तो क्या करना है? क्या पॉलीकैब, केईआई, हेवेल्स, फिनोलेक्स, आरआर केबल, इनकी स्टोरी क्या खत्म हो गई? क्योंकि इन लोगों ने, इन स्टॉक्स ने बेसिकली बहुत अच्छा रिटर्न दिया था कुछ सालों में। तो चलिए डिटेल में आज डिस्कस करते हैं। तो पहले जाने से पहले गाइस वापस आपको बता दूं, आशा करते हैं कि आप हमारे नेक्स्ट संडे लाइव सेशन में जरूर अटेंड करेंगे। मैंने लिंक दी है, तो 11 बजे जरूर अटेंड करना। और हमारे अगर आप चाहते हो तो हमारे थॉटफुल इन्वेस्टर के रिकमेंडेशन से इसको आप देख सकते हो। चलिए बात करते हैं केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री की। तो जैसे मैंने बोला कि दो बड़े प्लेयर एंटर हुए, तो इसके इम्पैक्ट बहुत बड़े आते हैं। देखो क्या होता है कि एक तरह से ना, एक जो चल रहा है वो जिस तरह से एक गाड़ी स्पीड में चल रही है हाईवे में, और सडनली बम्पर्स कैसे बीच में आ जाए तो आपकी स्पीड धीरे हो जाती है। वैसी हालत हो गई है इन सब कंपनीज के लिए। क्योंकि ना, और ये स्पीड ब्रेकर छोटा नहीं है, बड़ा स्पीड ब्रेकर, और एक नहीं, दो दो स्पीड ब्रेकर है। तो अगर चलो वायर्स एंड केबल्स की अगर डिटेल में भी बात करें, तो आप पिछले 20 साल की हिस्ट्री जस्ट मैं बता देता हूँ कि ओवरऑल इन ये पहले ना डोमिनेटेड था अनऑर्गेनाइज मार्केट से। 50% से ज्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट था। बाद में ये बड़ी बड़ी कंपनीज आई, पॉलीकैब, केईआई, हेवल्स, फिनोलेक्स, ये सब आई, तो उन्होंने रेगुलेटेड किया। और बाद में 2010 से जब से जीएसटी आने लगा, तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट होने लगा। तो अगर हम लोग 2005 की बात करें, तो ये 18,000 करोड़ की मार्केट साइज था, और ना अनऑर्गेनाइज मार्केट तब 40% से ज्यादा था। ओके, अरे सॉरी, 60% से ज्यादा था, तो 40% ही ऑर्गेनाइज था। फिर 2015 में 35,000 करोड़ का मार्केट कैप हुआ, और ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज मार्केट बढ़ के जो 40 था वो 60 हुआ। 2023 में, एक दो साल पहले, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप था, और वो 74% हुआ। और हाथ की तारीख में अगर हम लोग एक दो साल भी ले ले, 2026-27 तक ये 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा। लेकिन ऑर्गेनाइज मार्केट 80% होगा। और ये जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज गए, इसमें ही ये पॉलीकैब, हेवल्स, केईआई ले लो या सब भी ले लो, फिनोलेक्स, इन सबको जबरदस्त फायदा हुआ था। आपका क्वेश्चन आएगा कि तपन, आप बोल रहे हो 70,000 करोड़ का मार्केट कैप 2023 में था, लेकिन ये तो पॉलीकैब का ही अभी अगर उस टाइम पे भी देखे तो 70,000 करोड़ के आसपास में मार्केट। तो ओवरऑल अगर हम लोग सभी कंपनीज के अगर हम लोग पकड़ ले मार्केट कैप, तो 1,20,000 करोड़ या 30,000 करोड़ होगा। जबकि अभी के पॉइंट पे मार्केट साइज की मैं बात करूं, पॉली और वायर्स एंड केबल्स की, तो ऑलमोस्ट यू कैन से दैट नो 80,000 करोड़ के आसपास है। तो मार्केट कैप मार्केट साइज से बड़ा कैसे हो गया? इसमें बहुत सारे रीजन, ये मैं इसलिए बताऊं कि काफी लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि भाई मार्केट साइज इतना है, तो ये मार्केट कैप इतना बड़ा कैसे होता है? तो यहाँ एक चीज समझ लीजिए कि जो मार्केट कैप होता है ना कंपनी का, उसमें बहुत कुछ चीजें आ जाती है। सालों का प्रॉफिट आ जाता है, गुडविल आ जाती है, फिर प्रीमियम आ जाता है। क्योंकि व्हाट इज मार्केट कैप इज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में तो बहुत कुछ आ जाता है, तो इसलिए ये कंपनीज का मार्केट कैप मार्केट साइज से बड़ा है। और ऑफ कोर्स पॉलीकैब अकेला है, ऐसा तो नहीं, वायर्स एंड केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, और काफी सारे अदर डिपार्टमेंट में भी है। तो इसलिए मार्केट कैप मार्केट साइज से बड़ा हो गया है। तो आप समझ गए, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि मार्केट साइज हमेशा बड़ा होगा। तो 2 साल में भी 26-27 की बात करें, तो टोटल मार्केट साइज ओवरऑल होगा तो वो है 1 लाख करोड़। उसमें से अगर आप पॉली कैप देखो तो मे बी चलो, अगर 2 साल पहले की भी बात करो तो 14,000 15,000 करोड़ का सेल्स था। तो उसके परसेंटेज देखो, आप सेल्स इनटू मार्केट साइज के परसेंटेज देखो, ना कि मार्केट के अलग थियरी, जस्ट टू मेक यू क्लियर ऑल दिस। ओके, तो ओवरऑल अगर आप देखो तो अच्छे खासा अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में ग्रोथ हुआ। और इन सब कंपनियों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ऑफ कोर्स और मार्केट शेयर में अभी अगर आप लोग देखो तो पॉली कैप 20% है, केईआई 9 से 12% के आसपास है, हाईवेल्स 8% है, फिनोलेक्स 15% है वायर्स में, आरआर केबल ऑलमोस्ट 12% है वायर्स में। तो अच्छा खासा सभी का मार्केट शेयर है। और यहाँ से भी ग्रोथ अच्छा हो गया, ऐसा नहीं कि इनका प्रोस्पेक्ट अच्छा नहीं है।
इनका अगर आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे, रेलवे, मेट्रो, हाईवे, हाउसिंग और रियल एस्टेट बूम हो, या रिन्यूएबल एनर्जी हो, जो 500 करोड़ 500 गीगावाट की बातें चल रही है, तो इन सब में वायर्स लगते हैं ना। टेलीकॉम ले लो, एक्सपोर्ट ग्रोथ ले लो, तो वो एक्सपोर्ट ग्रोथ भी 16% का है। अगर हम लोग पिछले कुछ साल की हिस्ट्री देखो तो ये ईवी चार्जिंग व्हीकल्स, यस। तो बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से ये डिमांड बढ़ी है, और ये डिमांड जो बढ़ी है, ये जो अट्रैक्शन है, इसी को ही बिरला और अदानी ग्रुप को इस सेक्टर में लाने पे मजबूर कर दिया। और वही चीज हो गई, और यही चीज की वजह से अभी देखो मार्केट की हालत क्या है। अगर हम लोग February 25 की बात करें, अगर बहुत टाइम नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट एक महीने से कम है, बिरला अल्ट्राटेक ने बोला कि हम लोग 1800 करोड़ भरूच के गुजरात प्लांट में डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ऑपरेशनल December 26 में हो जाएगा। तो उसके वजह से आप देखो कि थोड़ा फॉल तभी आ गया था, बड़ा अच्छा खासा फॉल। और कल परसों की बात हुई तो अदानी ने बोला कि परनीथा इको केबल्स जेवी, जो उन्होंने कच्छ कोपर लिमिटेड के साथ किया है, तो वहां भी एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट फॉल आ गया। अब ये दो कंपनी के अभी तो जस्ट बात हुई, कोई स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आप अगर हिस्ट्री में देखो तो क्या हुआ था, बिरला ने, ओपर्स ने वो 2020 में बोला था तो हम लोग पेंट इंडस्ट्री में करेंगे। 2023-24 से अच्छा खासा अभी ऑपरेशनल में आया, और लेकिन इस सालों में पेंट इंडस्ट्री की हालत क्या हुई, नहीं परफॉर्म किया है। और ये आपको समझना है, हम कितना भी बोल रहे देखो, ये समझना जरूरी, क्योंकि बड़ा प्लेयर आता है ना, वो बड़ा प्लेयर मार्केट शेयर के पीछे भागता है। उसको पड़ी नहीं होती है कि मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ या लॉस बना रहा हूँ। सो बिरला हो या अदानी हो, वो कट थ्रोट कंपटीशन में उतरेंगे, कट थ्रोट डिस्काउंटिंग देंगे, और उनके लिए ये जो डिपार्टमेंट होता है छोटा डिपार्टमेंट होता है। जैसे अदानी के लिए बहुत बड़े अलग अलग सेक्टर है जहाँ वो बड़े प्लेयर है, बिरला भी बहुत बड़े प्लेयर है अलग अलग सेक्टर, तो उनके लिए यहाँ तो क्या है कि एंट्री है, तो एंट्री में वो लोग प्रॉफिट नहीं देखते, और तभी जाके बहुत ही प्राइस वॉर होता है, और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम में आ जाती है। ऊपर से बिरला और अदानी का फायदा क्या हो रहा है, बिरला और अदानी का सबसे बड़ा फायदा जो यहाँ आ रहा है कि उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। यानी अगर हम लोग बिरला की बात करें तो अल्ट्राटेक, उनको आपको पता है कि उनके पास हिंडाल्को है, तो उनका कॉपर एल्यूमिनियम का पूरा सेटअप रेडी है। ओके, तो वहीं से सोर्स मिल जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल कॉस्ट कॉपर और एल्यूमिनियम है ना, वो हम लोग बात करेंगे डिटेल में। सिमिलर अदानी का भी कच्छ कॉपर लिमिटेड है, वो ऑफ कोर्स छोटा है, लेकिन उनको भी सोर्सिंग और उस सब में फायदा होगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपका रॉ मटेरियल प्राइसिंग थोड़ा नीचे आ जाता है ना, तो आपको मार्जिन में 1-2% का डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है। वही बेनिफिट अभी अदानी और बिरला को मिला, क्योंकि उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन अच्छा है। ओके, हाँ, लेकिन अगर जैसे हम लोग बात करें कि आप बोलोगे कि नहीं तपन, लेकिन पॉलीकैब, केईएफ, फिनोलेक्स, आरआर केबल, लेवल्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। जैसे पॉलीकैब की बात करो, 4,000 डीलर है, 165,000 पॉइंट से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। केआई का भी अच्छा है, फिर ओवरऑल हेवल्स, आरआर केबल सबका अच्छा है। तो उस तरह से अगर हम लोग बिरला की बात करें तो उनका सीमेंट डीलर ग्रुप बहुत बड़ा है, करेक्ट, जहां से पेंट भी जा रहा है। सिमिलरली अदानी है तो अदानी का कम है, अदानी का मैं मानता हूँ उतना डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग, ये होता है रिटेल प्रेजेंस, ये रिटेल प्रेजेंस के बाद अगर मैं B2B बोलूँ तो इन सब कंपनी का अच्छा है। इसमें इवन अगर अदानी का भी अच्छा है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इवन वो रियल एस्टेट में भी बहुत बड़े लेवल पे आ रहे हैं। तो क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स जो लाते हैं ना, वो एक दूसरे से सिनर्जी लाते हैं, इसलिए वो प्रोडक्ट्स लाते हैं, करेक्ट, और उनको पोटेंशियल दिखता है। और यहाँ मार्जिन सस्टेनेबल है, उनको लग रहा है कि भाई मार्जिन अच्छा सस्टेनेबल है, इसलिए वो आ रहा है। तो आप बोलोगे यार ये तो सालों से, 30 साल 40 साल से, तब क्यों नहीं आए। अब देखो क्या होता है कि मुझे ऐसा लगा है, देखो आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ये जो अपनी ट्रेडिशनल फैमिली कंपनीज है ना सभी, वो कुछ नया नहीं कर रही है, वो जो वही इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ये सब में एंटर कर रहे हैं, वो कोई टेक्नोलॉजी में नई चीजें नहीं ला रही है। यूएस में अलग है, यूएस में वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन ज्यादा होता है। जैसे बिल्ला अभी पूरा कहते हैं ना कि पूरा यानी एक घर बनाने तो उसके लिए क्या क्या चीजें है वो सब कुछ देने के लिए वो रेडी है, करेक्ट। तो उस तरह से वो आ रहा है, तो सभी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा कहीं, अदानी भी सेम थिंग है। बट एनीवेज दिस इज हाउ इट इज। तो करेक्ट, अभी अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई इनको फायदा कैसे होता सकता है, कि जैसे ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करी,
तो जैसे हम लोग अगर अगर हम लोग ये केबल्स एंड वायर्स में देखें ना, तो जो 60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो इसका कॉस्ट होता है ना, वो होता है कॉपर। ओके। अब कॉपर की प्राइस अगर 2020 से 25 की बात करो तो $6,000 पर टन से $10,000 पर टन चली गई। 40 से कह सकते हैं कि ना 70 to 80% जंप हुआ। एल्यूमिनियम भी 15% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, वो तो 3 गुना हो गया, $1,500 पर टन से $3,500 पर टन। स्टील 10% है, वो भी काफी ऊपर जा रहा है अभी। एंड पीवीसी है, वो भी ऑयल डिपेंडेंट काफी है, वो 5 से 10% है पीवीसी। तो आप देखो मेन है कॉपर है, एल्यूमिनियम जो 80% कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो बहुत बढ़ चुके हैं। अभी क्या होता है कि जब भी इन सब का इन सब के मार्जिन्स की बात करता हूं मैं, जब ये बड़े बड़े प्लेयर्स की, जब भी मेटल इंडस्ट्री ऊपर जाती है, इन लोगों का मार्जिन हिट होता है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल ही महंगा हो गया। और अभी जैसे चाइना ऊपर जा रहा है तो मेटल्स वापिस ऊपर जा रहे हैं, तो इन सब चीज से भारी प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ। थोड़ा ऐसा नहीं कोई बहुत मैसिव एडवांटेज है, लेकिन थोड़ा बिरला और अदानी को, क्योंकि उनके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, वहां से उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। मैं इतना थोड़ा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि आपको पता चले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दो तरह से इंपैक्ट होगा शेयर को। ओके, तीन तरह से मैं बोल देता हूँ। पहला होता है कि सेल्स सेल्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब अदानी और बिरला आ रहे हैं, तो भाई जैसे 100% है, तो उसमें शायद 10 15 20% वो ले जाए। तो भाई इसमें से पॉलीकैब को 3 4% देने पड़ेंगे, केईआई को देने पड़ेंगे, तो आप समझ रहे, तो थोड़ा थोड़ा सेल्स इनका डाउन हो सकता है। दूसरा, प्राइस वॉर होता है, तो उनको प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी पड़ती है, डिस्काउंट बढ़ जाता है, तो वहां एक प्रॉब्लम आ सकती है। रॉ मटेरियल प्राइसेस, तो चलो इन लोगों का तो सेम ही रहेगा बाकी सब, लेकिन अदर एंड बिलर क्योंकि वो लोअर लोअर में मिलेंगे, लोअर में ला सकते हैं, तो वो डिस्काउंटिंग भी ज्यादा दे सकते हैं। करेक्ट, तो वो भी फर्क पड़ जाता है। और तीसरा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रीमियम होता है मार्केट का, जो आपको प्रीमियम दिया जाता है, कि देखो जब मैं कोई कंपनी में, जैसे मैं खुद रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और कोई कंपनी को मुझे 50 का पी मुझे देना है, तो मैं क्यों दूंगा? क्योंकि मुझे लगता है कि भाई वो कंपनी यहाँ से इस तरह से ग्रो होगी, मार्केट से भी ज्यादा ग्रो होगी। अगर वो ग्रो नहीं होने वाली है उस तरह से, तो मैं 50 का पी क्यों दूं? मैं 20 का ही ना दूं। अगर अगर मैं 20 का देता हूँ, तो आप प्राइस नीचे आ जाएगी, क्योंकि व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज नथिंग बट ईपीएस मल्टीप्लाई बाई पी रेशियो। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग ये मार्जिन की भी बात करें, तो कुछ सालों में इन सभी कंपनीज में अगर मैं एस्टिमेट भी लगाऊं, सो 2 से 3% का डायरेक्ट हिट आएगा। 2 से 3% का डायरेक्ट हिट आएगा, विच इज अ बिग अमाउंट। विच इज अ बिग अमाउंट ओवर द इयर्स इफ यू टॉक अबाउट। क्यों? क्योंकि ये दोनों आ गए। ओके। तो अब ये दोनों जब एंटर होते हैं ना, उनके लिए तो क्या है कि ये जो 12 है ना, ये सब प्लेयर्स होते हैं ना, बिरला, अदानी, वो सब तो है ना 7 8% पे भी काम करते हैं, लेकिन वो वॉल्यूम पे काम करते हैं, तो उनको कोई खरीद पड़ी नहीं। उनके लिए तो पता है कि अगर यहाँ मार्जिन नीचे आया, तो भी मेरे अदर बिजनेसेस से ज्यादा अगर मुझे मार्जिन मिल रहा है, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो ये सब वॉल्यूम में खेलते हैं, और जब ये लोग वॉल्यूम में खेलेंगे, तो छोटे प्लेयर्स का देखेंगे नहीं। करेक्ट। तो अगर हम लोग आगे भी बात करें कि नेक्स्ट 2 साल में क्या हो सकता है, तो वही होगा कि तुरंत इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इनका भी प्रोडक्शन आएगा, सेल्स बढ़ेगा, ये सब होगा, तो उसमें टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं कि रातों रात होगा, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन यहाँ वहाँ होगा। शायद शेयर्स देखो यहाँ से गिरे नहीं, लेकिन बढ़े भी नहीं। करेक्ट। फिर मीडियम टर्म में 5 साल में उनके मार्जिन का इम्पैक्ट दिखने लगेगा, जब ये अदानी और बिरला बड़े हो जाएंगे, तो उनका मार्जिन में इम्पैक्ट आने लगेगा। और लॉन्ग टर्म में मार्जिन एक लेवल, जैसे मैंने बोला, 2 3% नीचे लेवल स्टेबल होगा, एंड देन इट विल बी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे टेलीकॉम में हुआ, पहले 10 प्लेयर थे टेलीकॉम के, अभी 3 ही टिके, तो यानी कंसोलिडेशन होगा, सब होगा। जैसे सीमेंट में हो रहा है, जैसे पेंट में हो रहा है, आपको ये सब चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये गेम बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गई है, और ये थोड़ा समझने की जरूरत है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको करना क्या है? देखो, एज ए इन्वेस्टर अगर मैं इन सब के रेशियोज भी देख लूं एंड ऑल दैट, ओके, कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं प्राइस मूवमेंट, तो आपको पता चलेगा। तो पॉलीकैब एंड ऑल दैट, नो, दे आर ऑलमोस्ट डाउन फ्रॉम ऑलमोस्ट 32 to 50% के बीच में, ये सभी स्टॉक्स डाउन है, अच्छे खासे गिरे हुए हैं।
लेकिन जो पी रेशियो है ना इन सब का 40 के आसपास है अभी। इतना हाई पी, आप बोलोगे 40 तो अच्छा है ना, एक समय पे वो 60 70 80 था, करेक्ट, एग्री। अगर मैं देखूँ तो यस इट वाज अराउंड या 60 के आसपास, 60 to 70 था, तो वो अच्छा खासा गिर चुका है। लेकिन किसने बोला कि 40 इज द आइडियल पी? ये 40 का 30 भी हो सकता है, 40 का 20 भी हो सकता है, तो आप और मैं जज नहीं कर पाते। वो मार्केट का कलेक्टिव फोर्सेस बोलेगा कि इसका पी ये है। तो जब वो पी कहीं ना कहीं स्टेबल होगा, जो मुझे अभी भी लग रहा है यहाँ से शायद नीचे जा सकता है, और जो बड़े प्लेयर होते हैं वो ज्यादा शेयर देते हैं इन सब बड़ी कंपनी, इन कंपनी जो नहीं आ रही है, तो वहां एक प्रॉब्लम होगा। अगर आरओई आरओसी वो सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईवी बाई ईबिटा भी थोड़ा धीरे धीरे जो 25 के आसपास घूम रहा है सबका नीचे आएगा। ठीक है, तो कंपनियां नो डाउट अपने टॉप से नीचे आई है, लेकिन जो ये रिस्क है ये बड़ा रिस्क है। और इसलिए ये चीज आपको समझ के रखनी है कि आगे जाके इन सब कंपनीज के कैसे 5 फैक्टर में मेनली डिपेंडेंट होगी, जो आपको कौन से 5 फैक्टर ध्यान में रखने हैं। एक तो इन सब कंपनीज के अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्वार्टरली ईबिटा मार्जिन सेम रह रहा है कि या साला नीचे जा रहा है। ओके। दूसरा, मार्केट शेयर इनका जैसे जैसे मैंने बोला कि भाई इसका पॉलीकैप का 18 से 20% है, केईआई का 11 से 13%, तो क्या वहां से वो नीचे आ रहा है? वो देखो। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो प्रॉपर कर पा रहे कि नहीं, और एक्सपांशन कर रहे हैं और अच्छा खासा 95 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर पा रहे कि नहीं। अगेन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सबसे बड़ी बात है कि अदानी और बिरला जब 2026 में आएंगे, फिर वो प्राइसिंग क्या रखेंगे? क्या वो जियो की तरह मार धाड़ भाई लो प्राइसेस, जियो ने तो फ्री में दिया था, चलो फ्री में तो नहीं देंगे क्यों, लेकिन क्या वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रखते हैं तो इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अगेन रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड हेजिंग एफिशिएंसी, तो ये रॉ मटेरियल के प्राइसेस है कितना यहाँ से बढ़ रहे हैं एंड ऑल दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो मेरे हिसाब से अगर बात करो तो पहली बात तो दिस इज माय ओपिनियन, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट खुद का एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेरे हिसाब से नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कितना भी नीचे ना आ जाए, आपको क्लैरिटी नहीं है, ये ऐसा ही है कि आप हाईवे चला रहे हो और आपको सामने फॉग है, आपको पता नहीं है आगे क्या आने वाला है, और अगर कुछ बड़ा खड्डा आ गया तो क्या करोगे आप? तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से इन्वेस्ट करना थोड़ा बहुत ही रिस्क टेकिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको वेट करना चाहिए, और या तो अगर आपके पास आप बोलोगे यार तपन ऑलरेडी इन्वेस्ट है, तो मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि कुछ लेवल बाद एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि गिर बहुत रहे हैं, तो निकलने का भी सोच सकते हो। क्योंकि क्लैरिटी जैसे अभी क्या है कि अभी मैं बोलता हूँ भारतीय एयरटेल क्यों भागा है, क्योंकि अभी क्लैरिटी आ गई। 10 साल के बाद क्लैरिटी आ गई है कि भाई अभी भारतीय एयरटेल और जियो ही है और कोई नहीं है, वोडाफोन और है बीएसएनएल, लेकिन ठीक है वो कोई चीज़ है, कंपटीशन नहीं दे रहे, यही है, तो इसलिए वो भाग रहे। तो उसी तरह आपको भी अपना समझना है कि ये किस लेवल पे खड़े रहेंगे और यहाँ से क्या होगा, एंड ये जो 5 फैक्टर्स है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट माय टेक इट इज माय टेक। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं हर रोज क्वेश्चन लेता हूँ। चले मैं अभी क्वेश्चन ले लेता हूँ, और जैसे मैंने बोला हमारे नेक्स्ट वेबिनार जरूर अटेंड कीजिएगा, वो संडे 11 बजे को है। चले अभी बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस की बात करें तो सर आप व्हाई यू आर नॉट, अच्छा, नदीम 1245, व्हाई यू आर नॉट यूजिंग पीपीटी फॉर द प्रेजेंट, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, बट कैन यू यूज पीपीटी? या देखो मैं पीपीटी इसलिए यूज नहीं करता हूँ क्योंकि देखो काफी मेरे पॉइंटर्स होते हैं, लेकिन मुझे है ना वो फिर वो ग्रिप छूट जाती है, वो फिर मैं पीपीटी के नंबर्स में ही खो जाता हूँ। और पीपीटी नंबर्स क्या होगा, बहुत थियोरिटिकल हो जाता है, वो डेटा ड्रिवन हो जाता है, तो मुझे डेटा ड्रिवन नहीं रखता है, मुझे आपको सही राह दिखानी है। ओके। और मुझे इतना डीप डीप तो मैं बहुत जा सकता हूँ यार, मैं पूरा डीप में बता, लेकिन उसमें कोई नहीं है, मुझे आपको क्रक्स ऑफ द स्टोरी देनी है, और इसलिए मैं आपको मेन मेन पॉइंट डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसलिए मैं पीपीटी यूज नहीं कर रहा हूँ। होप यू गॉट माय पॉइंट। ऐसा नहीं होता कि मैं पॉइंटर्स यूज नहीं कर, ऑफकोर्स फॉर मी पॉइंटर्स ज्यादा है, क्योंकि मुझे भी कुछ नंबर्स याद नहीं रहते,
बट यस, बेस्ड ऑन दैट आई गिव यू स्टोरी। इफ यू लाइक इट देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट कि आप क्या रियली में चाहते हो, बट दिस इज व्हाट आई फील। मेरे कनेक्शन ज्यादा बेटर रहते हैं, तो मैं नंबर बोलने में ही घूम जाता हूँ, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, प्लीज बताना कमेंट बॉक्स में आपको क्या चाहिए। प्लीज अगर ये ठीक लगे तो कि इट इज ओके, दिस इज गुड। Arif sir, can you suggest a portfolio? Arif Ali, it is. Can you please suggest a portfolio 2030 so in the market for which is potential to go 10x? वे अरिफ, कोई ऐसा तो बोल नहीं सकते कि 10x वाले ये स्टॉक्स है, लेकिन आप चाहो तो वी डू प्रोवाइड अ रिकमेंडेशन सर्विस। तो मैंने कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है लिंक हमारे वेबसाइट का, वो देखिए। और अगर आप नेक्स्ट सेशन अटेंड करना चाहो वो अटेंड करिए, वहाँ भी आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। सर शिवम बोल रहे हैं Q35UT। सर थ्री व्हीलर्स व्हीकल सेक्टर पे एनालिसिस करिए, अतुल ऑटो, बजाज ऑटो, महिंद्रा। ठीक है शिवम, विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, श्योरली। आई थिंक लास्ट मैंने वीडियो बनाया था तो भी, नहीं नहीं बनाया था बजाज ऑटो महिंद्रा, तो मैं चलो ट्राई करते हैं अपने। आलोक सिंह से अदानी और अल्ट्राटेक इन वायर, JSW इन अल्ट्रा इन पेंट्स एंड अदानी इन अंबानी सिर्फ ऑटोमोटर्स में नहीं जाएंगे, ऑटोमोबाइल्स में नहीं जाएंगे, सही बोल रहे हो आप। ऑटो एंसिलरी पे वीडियो बनाओ, क्योंकि ऑटो 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 मेकिंग इज नॉट ए इजी थिंग यार, बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत प्लान करना पड़ता है। अगर आपको ऑटोमोबाइल कम सेक्टर में जाए तो पॉसिबल नहीं, जैसे कोई टेलीकॉम सेक्टर में आना भी अभी रेंज के बाहर है। अब भूल जाओ, इतना बड़ा 3-3, 5-5 लाख, 10-10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। अभी ये डायरेक्टली ऑटो मेकिंग और उन सब में जाना बहुत डिफिकल्ट है। बिरला ग्रुप, AB कैपिटल, बिरला ग्रुप, फैशन, आलोक 63, क्या अदानी ग्रुप आउट परफॉर्म करेगा? मेरे AB कैपिटल, आदित्य बिरला फैशन, आदित्य फैशन तो भी ठीक है। आदित्य बिरला ग्रुप नो कैपिटल, आई एम नॉट टू मच, यू कैन से नो बुलिश ऑन दैट। अदानी ग्रुप, या देखो उसके जो केसेस है और वो सब थोड़ा ठंडा है तो फिर आगे जाके कर सकते हैं, लेकिन पावर है यार ये स्टॉक, ये कंपनीज में। अदानी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, उसकी पहचान भी बहुत है, कुछ भी बोल दो यार, तो मुझे नहीं लगता ये मैटर ऑफ द टाइम है, ओवर द टाइम थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। Chandrasekhar Shetty 4483, please avoid इसी, प्लीज टॉक टू द पॉइंट लाइक एनालिस्ट। चंद्रशेखर, मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन यार मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। अब ऑफ कोर्स आई एम एन एनालिस्ट तो, लेकिन मुझे हिस्ट्री में क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि भाई क्या हुआ हिस्ट्री में। सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट की बताता हूँ, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि ये स्टॉक्स कैसे आगे आए हैं, क्या हुआ था, और यहाँ से भी क्या होगा। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू कवर द होल जर्नी। द होल जर्नी विल गिव यू अ कंप्लीट ओवरव्यू कि भाई सेक्टर में हो क्या रहा है, स्टॉक्स में हो क्या रहा है, और आगे जाके क्या होगा। दैट्स आई ट्राई टू कवर 1 और 2 मिनट्स हिस्ट्री, ज्यादा मैं नहीं करता, लेकिन क्यों बढ़ रहे हैं स्टॉक्स ये भी समझना जरूरी है ना, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आना। सर मोतीलाल VN8RA, सर इट इज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन फेडरल बैंक? फेडरल बैंक इट्स अ गुड स्टॉक, नो डाउट अबाउट इट, एंड आई थिंक बैंकिंग में भी अच्छा कर रहा है, तो यस यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट Federal Bank, not a means, yes, of course you can think of, not a problem. Of course, please do your own analysis before investing. Then चेतन मेहता, आप लोगों में से बाद में टेंशन में सेल कर लो पॉलीकैप। अच्छा, वो बोले पॉलीकैप की या ऑर्डर बुक सॉन्ग है, टेंशन है। यस चेतन, ऑफ कोर्स मैं ना नहीं बोला हूँ, ये सब स्टॉक ऐसा नहीं है कि रिकवर नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स रिकवर कर सकते हैं, मैं बोल ही नहीं हूँ कि रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि वो जो मोजो था, वो जो अट्रैक्शन था इन सब स्टॉक का, आई थिंक दैट शाइन हैज गॉन अवे, दैट इज व्हाट आई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ से भी 50% है, नहीं, ये सस्टेन करेंगे, लेकिन मॉडरेट लेवल हो जाएगा वैल्यूएशन, और वो मार्केट को एडजस्ट करना पड़ेगा, रिस्क प्रीमियम एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो मेरा वो टेंशन है, तो उस तरह से आपको लेना है। देन चेतन मेहता, बेस्ट नॉलेज, थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, यहाँ तक रखते हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक इट एंड शेयर इट, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट, सी यू देन, बाय बाय।